हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की। ये एक्ट नंबर 3 है 1984 का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि MPADPO, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि MPADPO की वैकेंसीज़ अब कभी भी आ सकती हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे बिल्कुल फ्री बैच लॉन्च किया है, ठीक है। आज तारीख है 1 अगस्त और यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वो डेली 9 AM अपलोड हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डे बाय डे वीडियोस के लिए। एक दिन पहले हम करेंगे कि पूरा ऐप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में MCQ सॉल्व करेंगे उस एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। माइनर एक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सबसे छोटा एक्ट है जो ADPO के सिलेबस में दिया है। धीरे धीरे करके हम बड़े बड़े एक्ट्स भी कवर करेंगे और ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसकी वीडियो अपलोडेड है इस एक्ट की। लेकिन ये एक्ट जो अब हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल फ्रेश है, विद न्यू अमेंडमेंट्स, विद केस लॉज, विद इलस्ट्रेशंस, ठीक है, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो और आपको डिटेल में यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें दिया होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या दिया है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ, ठीक है। क्या उद्देश्य था इस एक्ट को बनाने का? ये एक्ट बनाया गया था पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। स्पेशली जब राइट्स, दंगे, प्रोटेस्ट या फिर स्ट्राइक के दौरान लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ठीक है। अब ये एक्ट कब इनैक्ट हुआ? बी इट इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 35th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक इंडिया के 35th ईयर में, ठीक है, 35वें वर्ष में। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कितने टोटल सेक्शन हैं। टोटल सेक्शन है यहाँ पे हमारे 7, ठीक है। इस पूरे एक्ट में 7 सेक्शन है। बहुत ही छोटा एक्ट है। आप अगर अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको यहीं के यहीं पूरा एक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। इतना मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो एक्ट है ये इनैक्ट कब हुआ, ठीक है। तो ये डेट दी है यहाँ पे हमें 16 मार्च 1984, 16 मार्च 1984। डेट्स यहाँ पे याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखेंगे हम सबसे पहले सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। इस एक्ट का नाम हमें पता है क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। पहले यहाँ पे क्या था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जब 2019 में अमेंडमेंट आया और आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तब से यहाँ पे अमेंड होके जो सबसेक्शन 2 हो गया है वहाँ पे लिख दिया गया है कि ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। सबसेक्शन 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द 28th डे ऑफ जनवरी, 28th डे ऑफ जनवरी, ठीक है। कब लागू हुआ? 28 जनवरी को, ठीक है, 1984। तो सबसे पहले अब हम फिर से देख लेंगे अच्छे से कि क्या क्या डेट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। 16 मार्च को इनैक्ट हुआ है, इन्फोर्स हुआ है 28 जनवरी को, और इस एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। ये संपूर्ण भारत पर लागू होता है, ठीक है। और ये एक्ट क्यों बनाया गया था? ऑब्जेक्टिव भी हमसे पूछ लिया जाता है हमारे पेपर में, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेजेस से बचाने के लिए। अब देखेंगे सेक्शन 2, डेफिनेशंस। टोटल 2 ही डेफिनेशन है यहाँ पे, मिसचीफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले मिसचीफ, शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 425 ऑफ IPC। मिसचीफ का यहाँ पर वही अर्थ होगा जो इंडियन पीनल कोड की धारा 400
1925 में दिया गया है, क्योंकि अब आईपीसी रिपील होके नया एक्ट आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में कौन से सेक्शन में दिया है मिसचीफ? सेक्शन 322 में। 322 में भारतीय न्याय संहिता में मिसचीफ का अर्थ है अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक या प्राइवेट पर्सन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करता है या प्रॉपर्टी में ऐसे कोई चेंजेस करता है जिससे उसकी वैल्यू या यूटिलिटी कम हो जाए, तो उस पर मिसचीफ का चार्ज लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि मिसचीफ का कौन से बीएनएस में या फिर आईपीसी में कौन से सेक्शन के अंतर्गत डेफिनेशन दी है। तो 425 अगर आईपीसी पूछे और बीएनएस पूछे तो सेक्शन 322। सेकंड डेफिनेशन दी गई है पब्लिक प्रॉपर्टी की। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? Public property means any property, whether movable or immovable, including any machinery, which is owned by or in the possession of or under the control of। कोई भी प्रॉपर्टी चाहे immovable हो, movable हो, चल या अचल संपत्ति, including machinery, which is owned by, ठीक है, जो कि ओन की जा रही है, पोजेशन में है या फिर कंट्रोल में है। किसके पोजेशन, किसके कंट्रोल और किसके द्वारा ओन की जाने की बात की जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है, कोई कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है सेक्शन 617 में, कोई इंस्टीट्यूशन, कंसर्न या फिर अंडरटेकिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई की जा सकती है। ठीक है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग के द्वारा पोजीशन में है, ओन की जाती है या फिर उनके कंट्रोल में है। ठीक है, ये 6 क्लॉज आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर किसके द्वारा ओन की जाती है पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोविजो। क्या प्रोविज़न है? प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट स्पेसिफाई एनी इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग अंडर दिस सब क्लॉज। यहाँ पे प्रोविज़ो दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई नहीं करेगी कि भी किसी भी इंस्टीट्यूशन, कंसर्न या फिर अंडरटेकिंग का नाम इस सब क्लॉज के अंतर्गत, अनलेस, जब तक सच इंस्टीट्यूशन, concern or undertaking is financed wholly or substantially by funds provided directly or indirectly by the central government or by one or more state governments or partly by the central government and partly by one or more state government। ठीक है, जब तक कि ऐसे इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस नहीं किया जा रहा, फंड्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा, या फिर पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको कोई फंड्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई फंड्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, जिन्हें फाइनेंस नहीं किया जाएगा, ऐसे इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग के नाम वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, एक बार और बहुत ही शॉर्ट वे में समझेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग, ठीक है, इनके द्वारा ओन की गई, पोजीशन में या फिर कंट्रोल में अगर कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, जो कि इंक्लूड करती है मशीनरी को, उसे क्या कहा जाएगा? पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। बस ये प्रोविजो आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन, कंसर्न और अंडरटेकिंग यानी कि संस्था, समुत्थान और उपक्रम को अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं और उनको फाइनेंस नहीं किया जाता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई नहीं कर सकते। क्लियर है? अब एग्ज़ाम्पल जैसे हम समझेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है। बस आ जाती हैं, ठीक है, ट्रेन है, मेट्रो है और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं,
और रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चल या अचल संपत्ति जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन के पोजीशन में है, उनके द्वारा ओन की जा रही है या फिर कंट्रोल में है, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझेंगे हम यहाँ पे। अगर किसी प्रोटेस्ट के दौरान लोग एक बस का शीशा तोड़ देते हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसे नोट्स में लिख लेना कि प्रोटेस्ट के दौरान बस का शीशा तोड़ देना, ठीक है, इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज, ठीक है। चलिए अब आएंगे हम नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 3 डील्स विद मिसचिफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अभी हमने मिसचिफ का अच्छे से मतलब समझ लिया कि मिसचिफ क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता में मिसचिफ का क्या मतलब दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, या उस प्रॉपर्टी में ऐसा कोई बदलाव लाता है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू या यूटिलिटी कम हो जाती है, तो उसे मिसचिफ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें सेक्शन 3 दिया गया है वो है मिसचिफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाली रिश्ती मिसचिफ, ठीक है। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? Whoever commits mischief by doing any act in respect of any public property other than public property of the nature referred to in subsection 2 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है सेक्शन 3 कि जो कोई भी कमिट करेगा मिसचीफ किसी भी अपने ऐसे एक्ट से किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और अदर देन पब्लिक प्रॉपर्टी, जो सबसेक्शन 2 में पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई हैं, स्पेसिफाई की गई हैं, इनको छोड़ के अगर कोई और पब्लिक प्रॉपर्टी को मिसचिफ करेगा, डैमेज करने की कोशिश करेगा कोई व्यक्ति, तो उसकी पनिशमेंट क्या है? यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है, कारावास फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विद फाइन, ठीक है। कितना हो सकता है आपको जेल? 5 years तक की हो सकती है प्लस फाइन, ठीक है। अब हम पढ़ लेंगे सबसेक्शन 2 कि कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिसके लिए 5 years वाली डेफिनेशन नहीं है। एनी बिल्डिंग इंस्टॉलेशन और अदर प्रॉपर्टी यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट, पावर और एनर्जी, एनी ऑयल इंस्टॉलेशन, एनी सीवेज वर्क, any mine or factory, any means of public transportation or of telecommunication, or any building installation or other property used in connection therewith shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and with fine, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सबसेक्शन 2 कि जो कोई भी मिसचिफ कमिट करेगा किसी भी एक्ट के द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी को लेके, और उस पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या आएगा? कोई बिल्डिंग इंस्टॉलेशन या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी जो कि कनेक्शन यूज़ की जाती है कनेक्शन में विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट, पावर और एनर्जी, ठीक है। किसी ऑयल इंस्टॉलेशन, कोई सीवेज वर्क में, कोई माइन, फैक्ट्री या फिर कोई भी मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसको लेकर के अगर कोई मिसचिफ कारित करेगा, रिश्ती कारित करेगा, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो रीग्रेस है, रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, जो कि मिनिमम 6 months है और एक्सटेंड की जा सकती है 5 years तक प्लस फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे तो 6 month की पनिशमेंट मिनिमम मिलनी ही मिलनी है, और जो कि 5 years तक एक्सटेंड हो सकती है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेंगे एक बार प्रोविज़न दिया है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन इट्स जजमेंट अवॉर्ड अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ लेस देन 6 months। अगर किसी ऐसे केस में जहाँ पर जजमेंट में 6 महीने से कम का कारावास दिया गया है, तो वहाँ पर क्या करना होगा? रीज़न लिखना होगा, रीज़न रिकॉर्ड करना होगा कि किस वजह से इस ऑफेंस को करने के बाद 6 महीने के से कम की पनिशमेंट दी जा रही है, ठीक है। तो सेक्शन 3 जो है वो बेसिकली पनिशमेंट से डील कर रहा है कि क्या पनिशमेंट होगी, ठीक है। तो फिर से हम एक बार देख लेंगे कि जो कोई भी मिसचिफ करेगा किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, कोई भी ऐसा एक्ट करेगा जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, उसको कौन से क्या कारावास होगा, क्या पनिशमेंट होगी? 5 साल तक की हो सकती है विथ फाइन, ठीक है।
और जो सबसेक्शन 2 में दी गई हैं प्रॉपर्टी, इनको छोड़ के अगर कोई प्रॉपर्टी है तो। लेकिन अगर ये जो 5 क्लॉज हमें दिए हैं, अगर इस प्रॉपर्टी को लेके कोई छेड़छाड़ करेगा, इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, तो क्या पनिशमेंट होगी? रीग्रेस होगी, 6 मंथ्स मिनिमम, 5 इयर्स मैक्सिमम प्लस फाइन। और अगर 6 महीने से कम की पनिशमेंट है तो वहाँ पर रीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा कि क्यों उस व्यक्ति को 6 महीने से कम की सज़ा मिल रही है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे लगा लीजिए स्टार। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पनिशमेंट से डील कर रहा है, सबसेक्शन 1 भी और सबसेक्शन 2 भी। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई मान लीजिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दी हूँ कि कैसा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑयल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड उस प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो पनिशमेंट कितनी होगी? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट वाला। ठीक है, और अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन कर लिया कि जो कोई भी मिसचिफ करेगा किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो यहाँ पर आपका सिंपल इम्प्रिजनमेंट रहेगा, विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विथ फाइन। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन 4, मिसचिफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। ठीक है, अभी तो जो यहाँ पे सेक्शन 3 में बोल रहे थे वो सिर्फ नॉर्मल मिसचिफ की बात हो रही थी। यहाँ सेक्शन 4 में बात हो रही है मिसचिफ करना, मतलब कहीं पर आग लगा देना, कहीं पर एक्सप्लोजिव ब्लास्ट कर देना, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, नुकसान पहुंचाना, इस तरीके के एक्ट करके पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। तो सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? हूएवर कमिट्स एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 4 में चाहे सबसेक्शन 1 वाली प्रॉपर्टी हो और चाहे सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाई की गई प्रॉपर्टीज़ हों, अगर कोई व्यक्ति इन प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी? शेल बी पनिश्ड विद रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड टू 10 years। ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट क्या होगी? सबसे पहले तो है कि यहाँ पर मिलेगी हमें रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट। याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मिसचिफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर किसी ने फायर या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का यूज़ करके किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, तो पनिशमेंट क्या होगी? रीग्रेस होगी, और जिसकी मिनिमम पनिशमेंट होगी 1 year और मैक्सिमम होगी 10 years। ठीक है, प्लस फाइन। और प्रोविजो दिया है यहाँ पे हमें कि प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में for a special reason to be recorded in its judgment award a sentence of imprisonment for a term of less than 1 year। अगर 1 साल से कम की पनिशमेंट वहाँ पे दी जा रही है किसी व्यक्ति को, तो अपने जजमेंट में स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करना होगा कि क्यों उस व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के बाद भी 1 साल से कम की पनिशमेंट दी जा रही है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? स्पेशल प्रोविज़न रिगार्डिंग बेल। अब यहाँ पर बेल के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 बोल रहा है नो पर्सन एक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 शेल if in custody be released on bail or on his own bond unless the prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release। कोई भी व्यक्ति जो कि एक्यूज्ड किया गया है, कन्विक्टेड है, ठीक है, दोष सिद्ध ठहराया गया है या फिर एक्यूज्ड है अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, और वो कस्टडी में है, तो उसको बेल नहीं दी जाएगी और उसके बॉन्ड पर भी उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन उसको अपॉर्चुनिटी ना दे दे ऐसे रिलीज़ के अपोज में एप्लीकेशन लगाने से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं ऐसे कि ये है बंदा एक्यूज्ड, ठीक है, इसके खिलाफ है मुकदमा, इसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है और इसको दोष सिद्धि भी ठहराया जा चुका है और ये बंदा है कस्टडी में। ठीक है, तो इसको तब तक बेल और बॉन्ड पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक कि जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, ये जो अदर पार्टी है वो इसको प्रोसिक्यूशन को मौका ना दे दिया जाए, अपॉर्चुनिटी ना
दे दी जाए कि वो उसके बेल या फिर जो बॉन्ड की एप्लीकेशन लगाई है उसने, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कोई एप्लीकेशन लगाने का, ठीक है, तब तक उसको बेल या फिर बॉन्ड पे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अब आ जाएंगे हम सेक्शन 6 पे, जो कि है सेविंग क्लॉज। द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ। ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ये एडिशन में है, किसी और एक्ट पे ओवरले नहीं कर रहा है। The provision of any other law for the time being in force and nothing contained in this act shall exempt any person from any proceeding, whether by way of investigation or otherwise, which might apart from this act be instituted or taken against him। ठीक है, ये जो एक्ट है ये एडिशन में है, डेरोगेट नहीं कर रहा है किसी भी अदर लॉ को, और इस एक्ट में ऐसा कुछ भी कंटेन नहीं किया गया है इस एक्ट में जो कि उस व्यक्ति को एग्जाम्प्ट करता हो, छूट दिलाता हो किसी प्रोसीडिंग से, इन्वेस्टिगेशन से या फिर किसी और इन्वेस्टिगेशन के पार्ट से, ठीक है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के अगेंस्ट में कुछ और इंस्टीट्यूट ना किया जा सके। ठीक है, तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ासियत है इस एक्ट की वो यही है कि ये किसी भी एक्ट पे ओवरले नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अगर किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की है तो उस पर BNS भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 322 भी लगाया जा सकता है और PDPP एक्ट, यानी कि दोनों एक्ट लगाए जा सकते हैं, दोनों एक्ट की डेफिनेशन कंबाइन की जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि IPC का या फिर BNS का सेक्शन हट गया, पब्लिक प्रॉपर्टी करी, मिसचिफ करी, तो नहीं, दोनों ही एक्ट की पनिशमेंट जो है उस पर लगाई जा सकती है, दोनों ही एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर प्रोसीजर अप्लाई किया जा सकता है उस व्यक्ति पे। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन है सेक्शन 7, रिपील एंड सेविंग। ठीक है, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1984 इज़ हियर बाय रिपील। ठीक है, इस एक्ट के आने के पहले जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस था 1984 वो रिपील किया जाता है। ठीक है, ख़त्म किया जाता है उसको। अब ये वाला एक्ट अप्लाई होगा और सबसेक्शन 2 है कि नॉट विद स्टैंडिंग सच रिपील, ऐसे रिपील के होते हुए, ऐसे निरसन के होते हुए, यानी ये जो ऑर्डिनेंस रिपील किया गया है इसके रिपील के होते हुए anything done or any action taken under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this act। कोई भी एक्शन लिया गया है इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग या फिर कुछ भी प्रोसीडिंग की गई है इस एक्ट के, इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो एज इट इज़ ही रहेगी। उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो पहले केसेस किए जा चुके हैं या प्रोसीजर फॉलो किया गया है इस वाले ऑर्डिनेंस का, इस रिपील के होने के बाद भी इस नए एक्ट का पुराने वाले केसेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट जो कि कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बोनस, एक बहुत ही अच्छा केस लॉ देने जा रही हूँ। इसको आप अपने नोट में भी लिख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। री डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2009 का ये केस है। ठीक है, इस केस को हम समझेंगे बहुत ही अच्छे से। 2007 में अलग अलग स्टेट में हड़ताल, बंद और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के दौरान बसेस, ट्रेन्स, बिल्डिंग्स और शॉप्स को डैमेज पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स देखकर सुओ मोटू, ठीक है, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, यानी कि अपनी ओर से, अपनी तरफ से PIL ट्रीट किया उसको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, मेन कंसर्न क्या था इस केस का? पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन और स्टेट अथॉरिटीज़ का फेलियर टू स्टॉप सच डैमेज। मेन इशू क्या था? प्रोटेस्ट के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन कौन रोके? क्या ऑर्गेनाइजर्स को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या कॉम्पनसेशन रिकवर किया जा सकता है? जो मेन इशू था, 3 इशू अराइज हुए थे इस केस में कि प्रोटेस्ट के दौरान जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको कौन रोकेगा। सेकंड इशू था
कि जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ठीक है, ऐसे दंगों के, ऐसे रैलीज़ के या फिर प्रोटेस्ट के, तो उनको ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है क्या। और तीसरी बात थी कंपनसेशन की, कि कंपनसेशन रिकवर कैसे किया जा सकता है। तो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे डिस्ट्रक्शन से एनार्की बढ़ती है, अव्यवस्था बढ़ती है। पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज का मतलब है पब्लिक का पैसा बर्बाद, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को लायबल माना जाएगा, जो भी रैली या प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है उसे पर्सनली लायबल माना जा सकता है अगर उसके दौरान डैमेज होता है, ठीक है। कोर्ट ने कहा जिसने प्रोटेस्ट कॉल दिया है उससे कंपनसेशन भरना पड़ेगा अगर डैमेज हुआ है, ठीक है। क्या गाइडलाइंस फ्रेम की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, ठीक है। कौन सी कमेटी का नाम क्या था, कमेटी का नाम था जस्टिस के.टी. थॉमस कमेटी, ठीक है। उस कमेटी ने कुछ सजेशन दिए जो कोर्ट ने इंटरिम गाइडलाइंस के रूप में एक्सेप्ट किए। प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स को एडवांस नोटिस देना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए प्रोटेस्ट की, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए देखिए, सबसे पहला एडवांस नोटिस देना होगा प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स को। सेकेंडली वीडियो रिकॉर्डिंग होगी प्रोटेस्ट की। थर्डली स्टेट गवर्नमेंट को असेसमेंट ऑफ डैमेज करना होगा, कंपनसेशन, चौथा क्या था, कंपनसेशन है वो किससे रिकवर किया जाएगा, ऑर्गेनाइजर्स से या फिर जो इन्वॉल्व इंडिविजुअल से कंपनसेशन रिकवर किया जा सकता है। और क्या था लास्ट, कि पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी डैमेज रोकने की ड्यूटी किसकी होगी, पुलिस ऑफिसर्स की, ठीक है। तो फाइनल आउटकम क्या आया फिर इस केस का, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि स्टैट्यूटरी लॉ बनाना पार्लियामेंट की ड्यूटी है, लेकिन जब तक नहीं बनाया जाता तब तक ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल रहेंगी। कोर्ट ने स्टेट अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। तो इसी केस के साथ ये एक्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल मॉर्निंग 9 AM विद द MCQs ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने पॉसिबल होंगे MCQs वो मिल जाएंगे कल वीडियो में, तो कल की वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आज की वीडियो आपने बहुत अच्छे से समझी है, इस एक्ट को समझने की कोशिश की है, याद करने की कोशिश की है, तो कल आपके जो MCQs हैं वो आपको अच्छी तरीके से पूरे आएंगे। इसलिए आप इसको एक टेस्ट समझिएगा और इसको अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टुमारो। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर परसों से हमारा एक नया एक्ट स्टार्ट होगा। ओके, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।